हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। कल हमने एसी थ्योरी का 17 नंबर तक क्वेश्चन देखा था, तो आज हम 18 नंबर से आगे देखेंगे। टोटल एसी थ्योरी में बात करें, 9वीं असाइनमेंट में जो दिया है तो 45 क्वेश्चन दिया है। तो इस वीडियो में सभी क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 है। आरएलसी परपथ के प्रतिबाधा जेड की गणना करें। गणना करने का सूत्र क्या है? सूत्र पूछा है, यदि प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल और धारती प्रतिघात एक्सी से कम है। दोस्तों, एक्सएल जो है एक्सी से कम है, तो देखिए जो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस का आरएलसी परपथ में जो इम्पीडेंस होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यह दोस्तों उस कंडीशन में होता है जब एक्सएल बड़ा होता है एक्सी से। ठीक है, एक्सएल का मतलब प्रेरकी प्रतिघात, एक्सी का मतलब धारती प्रतिघात। तो यहाँ पे जो पूछा है प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल जो है धारती प्रतिघात एक्सी से कम है, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा जेड बराबर रूट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा। देख लेते हैं, पहला में दिया है जेड बराबर आर स्क्वायर, ये होगा नहीं। दूसरा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस दिया है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस होता है। तीसरा है जेड बराबर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्सएल स्क्वायर, तो यह भी गलत है। दोस्तों, चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जेड बराबर दिया है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 19 है, 15 ओम परिणामी प्रतिघात एक्स बराबर 20 ओम में 240 वोल्ट ऑब्लिक 50 हर्ट्ज एसी से जुड़े आरएलसी परिपथ में शक्ति गुणांक की गणना करें। तो आरएलसी सर्किट में शक्ति गुणांक की गणना करना है। शक्ति गुणांक हम जानते हैं पावर फैक्टर cos फाई बराबर क्या होता है? आर बाई जेड होता है। ठीक है दोस्तों, तो जेड का मान हम निकाल लेंगे। देखिए जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो जेड बराबर आर का मान क्या दिया है? 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और एक्सएल क्या दिया है? परिणामी प्रतिघात क्या दिया है? 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जेड बराबर रूट 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, टोटल कितना हो जाएगा? 625। ये किसका वर्गमूल होता है? 25 का, यानी जेड बराबर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। जब जेड बराबर 25 आ जाएगा तो शक्ति गुणांक का मान ज्ञात कर लेंगे आसानी से। cos फाई बराबर आर बाई जेड, तो आर दिया है 15 और जेड कितना आया है? 25, भाग कर देंगे 25 का 15 में, नहीं जाएगा दशमलव बढ़ा के 6 वाले जाएंगे, यानी फाइनली हमारा cos फाई का जो मान आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 19 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी 0.6 आ जाएगा पावर फैक्टर का मान। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप इसे एक बार रिवीजन करिएगा। प्रश्न अगला है 20 नंबर, 240 वोल्ट ऑब्लिक 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पियर धारा प्रवाह वाले जुड़े आरएलसी समांतर सर्किट में एडमिटेंस वाई की गणना करना है। ठीक है, इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। तो दोस्तों, एडमिटेंस को वाई से डिनोट करते हैं, तो एडमिटेंस बराबर होता है 1 बाई इम्पीडेंस जेड होता है। ठीक है, तो एसी में जो हम जानते हैं V बराबर आई जेड होता है, तो जेड बराबर क्या होता है? V बटा आई हो जाएगा। तो यहाँ से जेड का मान निकालेंगे V बटा आई, तो V दे दिया है कितना? 240 वोल्ट दे दिया है, और I कितना है? 8 एम्पियर है, तो भाग कर लेंगे 8 8 छंग 24, 8 लिखे 24। ठीक है, तो 30 क्या हो जाएगा? ओम आ जाएगा। जेड का मान कितना आ जाएगा? 30 ओम, 30 ओम आ जाएगा।
तो अब क्या करेंगे, एडमिटेंस का मान निकाल लेंगे। तो y बराबर 1/z या 1/30 हो जाएगा, भाग करेंगे 0.33 आ जाएगा। तो 0.33 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.33। ठीक है दोस्तों, तो भाग कर देंगे, सॉरी दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि एक में जब 30 से हम भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, तब 33 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.033 महो हो जाएगा। जो एडमिटेंस का मात्रक होता है यह महो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इजी से यह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 21 है, एक कला आरसी समांतर परिपथ में लाइन धारा IL की गणना करने का सूत्र है। तो दोस्तों, लाइन जो करंट होता है क्या होता है, देखिए जो लाइन करंट होता है तो IL समांतर परिपथ में IL बराबर √IR² माइनस IC² होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है IL बराबर IR, ए होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। IL बराबर √IR² माइनस IC का होल स्क्वायर या IC²। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है, AC परिपथ में कम शक्ति गुणांक लो पावर फैक्टर को कैसे बेहतर किया जा सकता है। पहला, प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़कर, नहीं, दूसरा संधारित्र को श्रेणी में जोड़कर, तीसरा क्या है, प्रेरकत्व को श्रेणी में जोड़कर, चौथा संधारित्र को समांतर में जोड़कर। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल, संधारित्र को समांतर में जोड़कर हम जो AC परिपथ में जो कम पावर फैक्टर है उसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, संधारित्र को समांतर में जोड़कर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, 23 दिया नहीं है, 24 देखते हैं। डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट IL और फेज करंट IP के बीच क्या संबंध होता है। दोस्तों डेल्टा में जो है IL बराबर होता है √3IPH होता है, और वहीं बात करें वोल्टेज में तो VL बराबर क्या होता है, VPH होता है। ठीक है, फेज वोल्टेज के लोड वोल्टेज बराबर होता है। तो यहाँ पे पूछा है डेल्टा जुड़े IL और IPH यानी फेज में अंतर पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, IL बराबर √3IPH। तो देख लेते हैं, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, IL बराबर √3IP हो जाएगा। IP का मतलब फेज करंट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 25 है, कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है। दोस्तों जो कला अनुक्रम मीटर होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो मेनली उसका उद्देश्य होता है टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम। ठीक है, तो पहले से इंश्योर कर लेंगे करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम, ये होता है फेज अनुक्रम मीटर का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों जो सीक्वेंस होता है कैसे होना चाहिए, RYB। ठीक है, RYB सीक्वेंस होना चाहिए, तो यह राइट होगा। तो ऑप्शन आपका कौन, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 26 है, एक स्टार से जुड़े 3 कला भार की आभासी शक्ति की गणना करें। अगर यह 0.8 शक्ति गुणांक पर 3 कला 415 वोल्ट ऑब्लिक 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है और फेज धारा 10 एम्पियर है। दोस्तों पार्ट 1 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो फिर चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों डेल्टा क्रम में होता क्या है, देखिए सॉरी स्टार में क्या होता है, क्योंकि स्टार में पूछा है आभासी शक्ति गुणांक, यहाँ पे स्टार में पूछा है, तो स्टार में जो होता है VL बराबर √3VPH होता है। ठीक है, तो VL बराबर
√3 VPH होता है और IL बराबर IPH होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे तो इसी पे फार्मूला आपका लगेगा। आभासी शक्ति गुणांक क्या होता है? P बराबर VI होता है। ठीक है, VI हो जाएगा, यानी VL और IL हो जाएगा। तो मान रख देंगे, P बराबर VL का मान √3 VPH हो जाएगा और IL का मान IPH हो जाएगा। तो √3 का मान रख देंगे, √3 इंटू VPH का मान कितना है? 415 वोल्ट है, गुणे IPH का मान कितना है? 10 है। तो √3 का मान क्या हो जाएगा? 1.732 गुणे 415 गुणे 10 और KVA में लाने के लिए 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो सोल्व करेंगे तो दोस्तों जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.188 KVA आ जाएगा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7.188 KVA आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इस 19वीं असाइनमेंट में 2 बार पूछ लिया यह क्वेश्चन। क्या बस इसको फेज को मतलब फेज की जगह यहाँ लोड दे दिया था करंट और यहाँ फेज करंट दे दिया है। ठीक है, इसको चेंज करके बाकी सेम फार्मूला आपका लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आभासी पूछा है तो आभासी हम जानते हैं P बराबर VI होता है और जो 0.8 शक्ति गुणांक दिया है तो आभासी में कोई पावर फैक्टर होता ही नहीं है। ठीक है, पावर फैक्टर किस में होता है? एक्टिव पावर में होता है और रिएक्टिव पावर में होता है। एक्टिव पावर का फार्मूला VI cos फाई होता है और रिएक्टिव पावर का VI sin थीटा होता है। इसको आप याद रखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न अगला देख लेते हैं 27। 3 कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक हो तो शक्ति गुणांक क्या हो गए? तो शक्ति गुणांक क्या होगी? तो दोस्तों शक्ति गुणांक क्या होगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, शक्ति गुणांक जो होगा 0.5 होगा। एक जो है एक शून्य पाठ्यांक पर होगा और दूसरा कुल पाठ्यांक पर होगा तो पावर फैक्टर 0.5 होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 28 है, फॉर्म फैक्टर यानी KF का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों फॉर्म फैक्टर का जो सूत्र होता है वह RMS बटे एवरेज होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो KF होता है फॉर्म फैक्टर होता है RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों जो रूप गुणांक होता है फॉर्म फैक्टर होता है वह RMS बटे एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू होता है। तो साइन वेव में बात करें, साइनसॉइडल में बात करें तो फॉर्म फैक्टर होता है 1.11 हो जाता है। ठीक है, 1.11 होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, यह फुल वेव में होता है और हाफ वेव में जो होता है 1.57 होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दोस्तों 19वीं असाइनमेंट में जो क्वेश्चन में यह क्वेश्चन गलत दिया है, इसका ऑप्शन ए दिया है जो बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, RMS बटे एवरेज होता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। प्रश्न 29 है, AC समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों AC which electrical term is defined as the total opposition to current in AC parallel circuit, in AC parallel circuit। तो दोस्तों जो पैरेलल सर्किट होती है कौन इसका विरोध करता है? पहला रेजिस्टेंस होता है, दूसरा इम्पीडेंस होता है, तीसरा एडमिटेंस होता है, चौथा ससेप्टेंस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो एडमिटेंस होता है वह एडमिटेंस क्या करता है? अपोजिट टू करंट, मतलब टोटल अपोजिट टू करंट, यानी धारा के कुल विरोध के रूप में विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है। किसको? एडमिटेंस को। ठीक है, एडमिटेंस को
कैसे, y से डिनोट करते हैं, y बराबर 1/z होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, विच AC सर्किट contain द फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। किस AC परिपथ में वोल्टेज V और करंट I के बीच का कला संबंध होता है। तो कला संबंध किसका होता है, देखिए V यहाँ पे 0 से स्टार्ट है और I यहाँ पे 90 डिग्री इसके पीछे से स्टार्ट है। तो दोस्तों जो V क्या कर रहा है, V 90 डिग्री लीड कर रहा है किससे, करंट से, और I 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो यह किस में होता है, प्योर इंडक्टिव में होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला प्योर रेजिस्टिव नहीं, दूसरा रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव नहीं, तीसरा रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव नहीं, तीसरा क्या है, कैपेसिटिव और इंडक्टिव, और चौथा क्या है, चौथा हमारा दिया है प्रतिरोध, प्रेरकत्व एवं धारिता। तो यह भी नहीं होगा, रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव नहीं होगा दोस्तों, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस सर्किट यह हो सकता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर प्योर आपका इंडक्टिव भी देता तो यह भी राइट आंसर हो जाता, लेकिन वह नहीं दिया है, तो रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस दिया है, तो यह आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो इंडक्टिव में क्या होता है कि करंट जो होता है 90 डिग्री लैग करता है और वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है। सेम इसके उल्टे जो करंट है 90 डिग्री जब लीड करेगा यानी आगे रहेगा तो यह कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा, कैपेसिटिव नेचर का हो जाएगा, और सेम फेज में करंट वोल्टेज रहेगा तो यह रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न 31 है, तीन कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट, ठीक है, आभासी शक्ति 5 किलोवाट, 5 किलो वोल्ट एम्पियर है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करना है। ठीक है, प्रतिक्रियाशील शक्ति मतलब रिएक्टिव पावर की गणना करना है। तो इस प्रकार हम बना लेते हैं। देखिए सक्रिय शक्ति नीचे होता है एक्टिव पावर, तो दिया है 4 किलो वाट, तो इसका मात्रक वाट होता है। उसके बाद आभासी दे दिया है S बराबर VI बराबर क्या दिया है 5 kVA, इसका मात्रक जो है अपरेंट पावर का वोल्ट एम्पियर होता है, यानी किलो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। तो इसका मान निकालना है, यानी Q का मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे P बराबर होता है Q प्लस S हो जाएगा, यह होता है। तो हमें Q का मान निकालना है, तो Q बराबर P स्क्वायर Q स्क्वायर और प्लस S स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Q स्क्वायर का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर माइनस S स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, P स्क्वायर माइनस S स्क्वायर हो जाएगा, Q का मान निकालना है। तो देख लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 25 में से जब 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा। तो दोस्तों Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, या Q बराबर हो जाएगा 3 kVAR हो जाएगा, kVAR, क्योंकि किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है, प्रतिक्रियाशील शक्ति का मात्रक होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ए आपका एक्टिव पावर होता है और ए वाला आपका रिएक्टिव पावर होता है और ए ऑपरेंट पावर होता है। ठीक है, इसका मात्रक वाट होता है, इसका मात्रक किलो वाट किलो वोल्ट एम्पियर होता है, और इसका मतलब किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। इसको हम P से डिनोट करते हैं, इसको हम S से डिनोट करते हैं, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इन सभी का मान याद रखेंगे।
आपके एग्जाम में 2 दे देगा, तीसरा पूछ लेगा, तो इस फार्मूले से आप इजीली से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव हो जाएगा। प्रश्न 32 है, आरएलसी श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा। दोस्तों आरएलसी श्रेणी परिपथ में किस श्रेणी में अनुनाद होगा, तो जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है तो यह अनुनाद का कंडीशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, प्रेरकी प्रतिघात शून्य होगा, नहीं। दूसरा, प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल धारती प्रतिघात एक्सी के बराबर होगा, तो बी बिल्कुल सही बोल रहा है। जब दोस्तों एक्सएल जो है बराबर एक्सी हो जाएगा तो यह अनुनाद की स्थिति होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 33 है, 3 कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे, पहला, अगर आगत सिरों के संयोजन आपस में बदलकर। दूसरा, धारा कुंडली को मीटर में से 20 संयोजित करने पर। तीसरा है, मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पर। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे, तो मीटर के दबाव यानी प्रेशर जो कॉइल होता है के टर्मिनल को चेंज करने पे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 34 है, ज्यावक्री एसी के लिए फॉर्म फैक्टर, देखिए पूछ लिया फॉर्म फैक्टर क्या होता है ज्यावक्री के लिए। तो अभी हम देखें हैं फॉर्म फैक्टर आरएमएस बटे एवरेज होता है, आरएमएस बटे एवरेज होता है। तो आरएमएस आईएम बाई √2 हो जाएगा, और एवरेज क्या होता है, जो एवरेज होता है IM/2 हो जाएगा, IM/2। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आ जाता है 1.11 आ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जो फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11 हो जाता है। वहीं पूछता हाफ वेव ज्यावक्री में, तो हाफ वेव में 1.57 हो जाता। ठीक है, वहीं बात करता फुल वेव में पीक फैक्टर। तो दोस्तों फुल वेव में पीक फैक्टर जो होता है मैक्सिमम बटे आरएमएस मान होता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, और इसका जो वैल्यू होता है 1.41 होता है पीक फैक्टर का मान। ठीक है, फुल वेव में। और हाफ वेव में पीक फैक्टर का मान कितना होता है, तो केपी बराबर 2 हो जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पूछा है फॉर्म फैक्टर, तो 1.11 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 35 है, एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है। तो दोस्तों जो एसी पैरेलल सर्किट में रेसिप्रोकल इंडक्टेंस का क्या होता है। पहला रिएक्टेंस, दूसरा एडमिटेंस, तीसरा कंडक्टेंस, चौथा ससेप्टेंस। तो दोस्तों राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो BL होता है वह रेसिप्रोकल होता है किसका, इंडक्टेंस का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वही बात करें कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, तो रेजिस्टेंस का होता है। एडमिटेंस किसका होता है, तो इम्पीडेंस का हो जाता है। और रिएक्टेंस तो एक्सएल होता है। ठीक है, ससेप्टेंस चालकता और एडमिटेंस तीनों की बात करें यूनिट जो होती है तो महो होती है ना, महो होती है। तो ये सब पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 33 है, धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है। दोस्तों दोनों एक ही सिरे से लिख रहा है, तो कौन सा संबंध दर्शाया गया है। ऑप्शन पहला है आपका करेंट एंड वोल्टेज इन फेज, तो बिल्कुल राइट बोल रहा है ऑप्शन ए। दोस्तों जब एक ही जगह से निकलता है यानी यहाँ से करंट भी निकलेगा और यहीं से वोल्टेज भी निकलेगा, आई भी निकलेगा, भी निकलेगा, यानी कहीं ना कहीं करंट एक ही रास्ता में है, वोल्टेज एक ही रास्ता में है। तो यह किस में होता है, इसमें प्योर रेजिस्टिव में होता है। ठीक है, इन फेज होता है, करंट और धारा इन फेज होता है, इन फेज होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें 37 नंबर का, तो 37 का क्या है, 2 वाटमीटर W1 W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाटमीटर W2 रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। तो क्या हो जाएगा, पहला W1 गुणे टू बी, दूसरा है W1 ओनली, तीसरा W1 माइनस W2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। W1 माइनस W2 हो जाएगा। W2 रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है तो W1 माइनस W2 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, कौन सी 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। तो 3 वायर स्टार कनेक्शन सिस्टम, दूसरा 4 वायर स्टार कनेक्शन सिस्टम, चौथा तीसरा है 3 वायर डेल्टा कनेक्शन, चौथा 4 वायर डेल्टा कनेक्शन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, कौन सी कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। तो कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है किसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में होता है। ठीक है, 3 तार डेल्टा संयोजन सिस्टम में होता है, कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियली होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 39 है, 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा। तो दोस्तों फेज वोल्टेज दे दिया है, लाइन वोल्टेज पूछ रहा है 3 फेज सिस्टम में। तो देखिए स्टार में क्या होता है, 3 फेज में वी एल बराबर √3 वी पी एच होता है। ठीक है, वी पी एच होता है। तो लाइन पूछा है तो वी पी एच बराबर वी एल बाई √3। तो वी एल बाई √3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज पूछ रहा है तो वी एल बराबर √3 इंटू वी पी एच हो जाएगा। तो √3 का मान 1.732 गुणे वी पी एच बराबर कितना है, 240 वोल्ट है। तो गुणा जब करेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 415 वोल्ट के करीब। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 415 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 है, फॉर्म फैक्टर का सूत्र, ये रिपीट क्वेश्चन है। तो फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या होता है, नहीं कुछ हट के है। तो प्रभावी मान बटे औसत मान। ठीक है, प्रभावी मान बटे औसत मान। तो के एफ बराबर इफेक्ट वैल्यू, इसी को आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, और बटे एवरेज मान, एवरेज मान हो जाएगा। तो आपका पहला राइट बोल रहा है, पहला जो के एफ बराबर होता है इफेक्टिव वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू हो जाएगा, प्रभावी मान बटे औसत मान। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आपसे फॉर्म फैक्टर का मान सूत्र पूछ सकता है। ठीक है, और दूसरा होता है आरएमएस बटे एवरेज, ये तो जान ही रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 41 है, आरएलसी श्रेणी सर्किट में प्रतिबाधा जेड की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, इसका नहीं। दूसरा जेड बराबर √r² प्लस एक्सएल सिमरल एक्सी, और तीसरा है आर, चौथा है, तो इसका भी प्रयोग नहीं किया था, इसका भी नहीं। ऑप्शन डी का प्रयोग किया जाता है, जेड बराबर √r² प्लस एक्सएल प्लस माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी बिल्कुल सही दिया है, जेड बराबर √r² प्लस एक्सएल सिमिलर एक्सी का होल स्क्वायर। तो इसका प्रयोग किया जाता है प्रतिबाधा की गणना करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 42 है दोस्तों, 3 फेज शक्ति माप की 2 वाटमीटर विधि में यदि 1 वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा। तो 1 वाटमीटर जब ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो क्या हो जाएगा,
पहला 0, दूसरा 0.5, तीसरा यूनिटी, चौथा लेस देन 0.5। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 1 वाट मीटर जब 0 पर टैंक देगा तो पावर फैक्टर 0.5 से कम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 43 है, 3 कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? तो 3 कला एसी परिपथ में कलांतर 120 डिग्री का होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंगल फेज रहता नो 90 डिग्री का हो जाता, 2 फेज में भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे 3 फेज पूछा है तो 120 हो जाएगा। प्रश्न 44 है, किस स्थिति को अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है? तो XL बराबर जब XC होता है तो इसको अनुनाद RLC कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। XL बराबर जब XC हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। XL का मान 2 पाई FL होता है, XC का मान 1/2 पाई FC होता है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो F बराबर 1/2 पाई √LC आ जाता है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है और आज का लास्ट प्रश्न है, स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिणामी का गुण होता है? तो स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिणामी का गुण होता है? पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर में, तीसरा फेजर में, चौथा अलजेब्रिक में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फेजर परिणामी होता है उसमें स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में परिणामी का गुण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह आपका पहला जो सेमेस्टर में जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप के मॉड्यूल क्वेश्चन थे, 6 प्रकार के मॉड्यूल थे, तो उसका हम आज इस वीडियो में और इससे पहले वाले वीडियो जितना भी अपलोड किए हैं, टोटल 10 वीडियो अपलोड किए हैं। तो 10 वीडियो के अंदर सेमेस्टर फर्स्ट का सभी मॉड्यूल का क्वेश्चन हम डिस्कशन करा चुके हैं और आज हम एसी थ्योरी का पार्ट 2 भी कंप्लीट करा चुके हैं, वो भी फुली डिस्कशन के साथ। तो आई होप दोस्तों आप लोग वीडियो को अच्छे से पढ़कर यूटिलाइज कर रहे होंगे और आगामी 2024 में ये सभी वीडियो आप अगर देख कर जाते हैं तो 100% आप अच्छा स्कोर करेंगे ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।